हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मेटलर्जी की असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप बहुत से क्वेश्चंस आपसे हो ही गए होंगे और जो नहीं हुए वो आप इस वीडियो सोल्यूशन से क्लैरिफाई कर सकते हो। तो देखो, अभी आ गया हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन और उसमें क्या दिया गया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके ऊपर बेस होती है। तो पहली ऑप्शन क्या दी गई है हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर कौन सी वाली प्रोसेस होती है हमारे पास, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ए तो उड़ गई। अब आ गई हमारे पास बी ऑप्शन और उसमें है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन आ गई हमारे पास वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होती है सल्फाइड ओर के लिए। और सल्फाइड ओर में क्या होता है कि वो सिर्फ ऑयल से वेट होती है, ना कि पानी से। तो इसलिए हमारे पास पहले की कौन सी ऑप्शन आ गई, सी। ऑयल से वेट करके वो फ्रोथ में आ जाती है और फ्रोथ से हम ओर को अलग कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया गया है कि स्मेल्टिंग से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी और वो थी करफे मनसी, है ना। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे लर्न करना है। अब इनमें से कोई भी हमारे पास ऑक्साइड हो गया, जस्ट सपोज मैंने ले लिया क्रोमियम 2O3 और यहाँ पे डाला एल्यूमिनियम, ठीक है, रिडक्शन हुई तो Al2O3 बन गया और जो क्रोमियम था वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन चारों के लिए डिस्कस किया था। अब देखो इन चारों के बीच में से क्या कोई हमें ऑप्शन दी गई है। तो देखो एल्यूमिनियम दिया हुआ है तो नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, सी ऑप्शन है हमारे पास आयरन। तो इसको कर दो टिक और हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ गया इसका आंसर। अब देखो हमारे पास थर्ड, तो थर्ड में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन सभी जो नाम दिए गए हैं इनके फॉर्मूले आने चाहिए। तो पहली ऑप्शन है आपके पास कॉपर पायराइड्स की, तो इसकी क्या फॉर्मूला होता है, CuFeS2। और सेकंड आपको ऑप्शन दी गई है बॉक्साइट की, बॉक्साइट होता है Al2O3.XH2O। सी ऑप्शन दी गई है आपको कैसिट्राइट की और वो फॉर्मूला होता है SnO2। और डी ऑप्शन दी गई है आपको आई थिंक सिनेबार, यस सिनेबार की, और इसका फॉर्मूला होता है HgS। तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या तो हमारे पास इंप्योरिटीज मैग्नेटिक होती है या फिर और होती हैं, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन आ गई, क्योंकि इसमें क्या है आयरन, एंड आयरन इज मैग्नेटिक। बाकी किसी में भी आपके पास कोई भी मैग्नेटिक और नहीं दी गई, मैग्नेटिक मेटल नहीं है, तो फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन हुई, सिर्फ ए ऑप्शन। अब आ जाओ अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर, और चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर आफ्टर माइनिंग। तो देखो धरती की अगर क्रस्ट में से निकालोगे और माइनिंग की तो क्या होगा उसके साथ जुड़ा, सबसे पहले तो मिट्टी वगैरह जुड़ी होगी, है ना। तो मिट्टी वगैरह को हम मेटलर्जी में क्या बोलते थे, गैंग, है ना। तो इसलिए चौथी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ गई, गैंग, ठीक है, चौथे की चौथी ऑप्शन। अब देखो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, और पांचवें क्वेश्चन में क्या है, लिक्वेशन प्रोसेस। तो लिक्वेशन प्रोसेस के लिए जरा लिख लो अगर आपको नहीं याद है तो। लिक्वेशन प्रोसेस के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि सेंसलेस भी हो सकती है आपको ये लगे, बट अगर किसी के फायदे में है तो आप लिख लो। देखो सन पब बी होते हैं वैसे ये तीन मेटल्स जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिक्वेशन से, है ना। तो मैंने इसको याद किया था सन पर भी, यानी सूरज पर भी, सन पर भी, ठीक है, सन पर भी, दो बार बोलो याद हो जाएगा। सन से क्या आएगा Sn यानी टिन, पर से क्या आएगा लेड, और बी से क्या आएगा बिस्मथ। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो तीन मेटल्स होती हैं ये लिक्वेशन से हो जाती हैं। और अगर यही ऐसे ही कोई क्वेश्चन डिस्टिलेशन के लिए पूछ लिया जाए तो डिस्टिलेशन के लिए लिखो कि कौन कौन सी होती हैं जो कि डिस्टिलेशन के साथ वो हो सकती हैं। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये बस देख लो ये दो चीज़ें, ये शायद आपके नोट्स में ना हो तो आप एक बार लिख लो, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये है सन पब भी हमारे पास है लिक्वेशन के लिए, और जिंक, कैडमियम, मरकरी है आपके पास डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है। तो पांचवें की देख लो अभी कौन कौन सी ऑप्शन दी हुई है, कॉपर दिया गया है, आयरन, जिंक, तो बी ऑप्शन जो है इसकी ट्रू है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है Sn। तो बस ये सिंपल सा था। अभी देखो हमारे पास है छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वोल्फ्रामाइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैसिट्राइट बाय।
ठीक है। वोल्फ्रामाइड की बात की गई है कि ये जो है ये हमारा कैल्सिट्राइड से कैसे अलग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो, कैल्सिट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SnO2, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और वोल्फ्रामाइड का हमें क्या दिया गया है, FeWO4। तो हमें पता है कि एक मैग्नेटिक है, एक नॉन मैग्नेटिक है, तो कौन से वाला मेथड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो कौन सी ऑप्शन दी गई है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आ गया हमारे पास सेवंथ में बोला गया है कि कॉपर मेटल बेसिमर कन्वर्टर से कौन सी मिलती है। तो बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है, हमारे पास छेदी कॉपर मिलता है, हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पैक्ड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी या और भी वोलेटाइल चीज़ें हैं वो बाहर निकलेंगी और को क्या बना देंगी, पोरस। और पोरस कॉपर को हम क्या बोल देते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर का देखो जरा कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आ गया 8वां, और 8वें में बोला गया है इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत सारे केमिकल्स यूज करते थे, हमने पढ़े थे, फ्रोथर्स, कलेक्टर्स, डिप्रेसेंट्स और एक्टिवेटर्स, है ना। तो अभी क्या बोला गया है कि कौन सा इसमें से फ्रोथर होगा। तो फ्रोथर अगर देखें तो वो हमारे पास पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगी ऑप्शन सी। अगर जिसने ऐसे मार्क किया है और आंसर की में भी पता लग गया कि सी है तो वो गलत है। क्यों गलत है आप देखो जरा, क्योंकि इन्होंने आगे एक ब्रैकेट में भी लिखा हुआ था और वो था दैट इज हेल्प्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रोथ। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि हर बार फ्रोथ स्टेबलाइजर ही वर्ड यूज करें। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले फ्रोथर डाल दिया और उसके बाद बोल दिया स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रोथ। तो अभी खुद देखो क्या पूछा गया है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, और फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होता है वो लगा दो ऑप्शन पोटेशियम मिथाइल सिंथेट, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था वो डी था, ना कि सी था। तो इसको कर लो स्टार मार्क, क्योंकि यहाँ पे आपका चेक होगा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन एरर नॉर्मली नहीं करनी है, जो कि हम सबसे हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। अब भी आ गया हमारे पास 9th क्वेश्चन, और उसमें क्या बोला गया है, जिंक ब्लेंड ऑन रोस्टिंग। तो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS, रोस्टिंग में ऑक्सीजन होती है तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, वो जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर बैलेंस करने को बोलते हैं तो कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2 लग गया, और तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये होगी हमारे पास बैलेंस। अब देखो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आ जाओ अपने 10वें पे। तो ये बहुत रैपिड फायर राउंड चल रहा है, जल्दी जल्दी हमने किया हुआ है सब कुछ। तो देखो 10वें क्वेश्चन में क्या किया था हमने, जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड, तो हमने यहाँ पे एक हीटर लगाया था, यहाँ पे मेटल और इम्प्योरिटीज़ थी। तो क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज़ थी उनका लो मेल्टिंग पॉइंट था, तो वो तो यहाँ पे निकल गई, ठीक है। जैसे जैसे हमने हीटिंग करवाई तो इम्प्योरिटीज़ तो हमारी इधर आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, मेटल, प्लस हमारे पास इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या क्या थी, मैंने आपको असाइनमेंट सोल्यूशन में बताया था कि इम्प्योरिटीज़ के साथ हमारे पास कुछ मोल्टन मेटल भी होती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हीटिंग के बाद थोड़ी बहुत मेटल है वो मोल्टन स्टेट में भी होगी। तो अब देखो मोस्ट बढ़िया वाला ऑप्शन कौन सा है, राइट हैंड इफ जोन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो राइट हैंड पे हमारे पास क्या होगा, प्योर मेटल, नो, लेफ्ट हैंड पे है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास लेफ्ट, यानी कि मेटल जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड पे मिलेगी, अगर हमारे पास जो जोन है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है। अभी आ जाओ, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आ जाओ 11वें पे, रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड बाय एक्सेस कार्बन एट द हाई टेम्परेचर्स इज अ मेथड फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सम मेटल्स, ठीक है। तो दिस मेथड कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन द केस ऑफ। तो देखो ये मेथड जो है ये मैंने आपको बताया भी है कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए होता है मेथड। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का मतलब क्या, वो मेटल्स जिनकी इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, है ना। जैसे हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑपोजिट ही होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ऐसी कौन कौन सी मेटल्स है जो कि हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और उनके लिए ही हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, है ना। तो ये सब ऐसी ऐसी वाली एग्जांपल इसमें हैं। तो आप ऑप्शंस देखो ज़रा, अब इनमें से जिंक ऑक्साइड और Fe2O3 जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इसका 11th का कौन सा आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है।
तो अभी देखो हमारे पास 12वां, अब ये मुझे आपको कराना था आज मेन, क्योंकि पोलिंग प्रोसेस हमने क्लास में नहीं की हुई, बाकी सब हमने किया हुआ है। तो देखो पोलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, इसका छोटा सा लिख लो, चाहे यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, चाहे अलग से नोट्स में लिख लो। पोलिंग प्रोसेस हम टिन या फिर जो है कॉपर के लिए यूज़ करते हैं। पोलिंग प्रोसेस में होता क्या है, इसमें हम रेवरबोरेटरी फर्नेस यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं, रेवरबोरेटरी फर्नेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे पास जैसे कॉपर होता है, मिला होता है ना, तो कॉपर को जब हमने हीट किया उसके साथ क्या होता है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो हीट करने पे जब हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो हमारे पास Cu2O जो है वो बन जाता है, और साथ में जो हमारे पास वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉपर से बन गया Cu2O, और ये कॉपर कौन सा होता है, इम्प्योर। फिर हम लेके आते हैं अपनी ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड। ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड का क्या काम होता है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ये करवाती हैं रिडक्शन। तो इसलिए ये Cu2O को Cu में रिड्यूस करवा देंगी, ठीक है। तो बस ये छोटा सा था, पोलिंग प्रोसेस टिन और कॉपर के लिए यूज़ होती है। अगर कभी पूछ लिया तो छोड़ के मत आना, ये अभी देख लो, छोटा सा कंसेप्ट था। इसी तरीके से अगर मुझे कोई लगेगा कि आपका कंसेप्ट नहीं डिस्कस हुआ तो चिंता नोट, मैं आपको करवा दूंगी असाइनमेंट या फिर किसी टेस्ट के जरिए, ठीक है। तो अभी देखो कहाँ हम पहली ऑप्शन ही दी गई है, फॉर द रिमूवल ऑफ Cu2O फ्रॉम Cu, यानी कि Cu2O जैसी चीज़ें या कोई भी वोलेटाइल चीज़ों को इम्प्योर से निकलवाने के लिए हम ये पोलिंग मेथड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमें Cu मिलता है वो प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास ये ए ऑप्शन हो गई, किसकी, 12वें की। अब आ जाओ अपने 13वें क्वेश्चन के ऊपर, और 13वां क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। क्या बोला गया है, CuFeS2। तो CuFeS2 को ज़रा लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, तो सल्फर के ऊपर कितना होता है, -2, -2 इंटू 2 कितना हुआ, -4। इसको बैलेंस करने के लिए हमें +4 ही चाहिए। +4 अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कॉपर +1 स्टेट में होता है और आयरन जो है वो +3 में होता है। तो बस ये तो अपने सब ने कर लिया होगा, है ना। तो अभी देखो हमारे पास आता है 14वां क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी नॉट करेक्ट का आए तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, और इसको आप एक साइड पे लिख लिया करो सो दैट आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहे कि हमें क्या मार्क करना है, ठीक है। नहीं तो आता हुआ अभी गलत कराओगे। देखो पहली ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टी। तो सारे ग्राफ जो थे उनकी स्लोप पॉजिटिव थी। इट कंसिस्ट ऑफ डेल्टा जी नोट वर्सेस टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो हाँ, हमारे पास एक्स एक्सिस पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड थी। सी पे आ गया, अ कपलिंग रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड हियर। तो हाँ जी, हमने एग्जांपल से ही समझा था, आयरन और कार्बन की एग्जांपल लेते थे और हम देखते थे कि ओवरऑल हमारे पास डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कपलिंग रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड हियर, ठीक है, ये तो ठीक है। अभी डी आ गया, एक्सप्रेसेस द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस। तो ये गलत है, यही तो इसकी लिमिटेशन थी, ये हमें जो इलिंगम डायग्राम है वो इसकी काइनेटिक्स का नहीं बताता। यही तो पूरा जड़ थी मामले की, ये हमने इसको क्यों रिजेक्ट किया था या हमें ये क्यों बुरा लगता था, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता था, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास 15वां में हमने ये रिएक्शन की हुई है अपनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के टाइम, कि जब भी हमारे पास FeCO3 है उसकी हम कैल्सिनेशन करवाएंगे। कैल्सिनेशन क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये कार्बोनेटेड और है और ये FeO और CO2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास FeO में ऑक्सीजन ऐड होती थी कहीं ना कहीं से और ये Fe2O3 बन जाता था, फिर हम इसको फर्नेस में लेके जाते थे, ठीक है। चलो वो तो बात की बातें हैं, लेकिन हमें अभी ये पूछा गया कि FeCO3 जो है वो क्या पूछा गया है कि FeCO3 से आयरन हमें कैसे मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से। तो वो हमें पता है कैल्सिनेशन से ही स्टार्टिंग होती है ना। Fe2O3 से Fe2O3 को और हम दो चीज़ों को और किस में डाल देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, और हमारे पास फिर Fe आ जाता है। अब देखो 16वां क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्शन होती है, यानी कि कोई भी कैटायन हमारे पास आता है तो वो हमारे पास कैथोड पे आता है और जो एनायन होता है वो हमारे पास एनोड पे आता है। तो यही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। तो हमारे पास 16th की कौन सी ऑप्शन आ गई, बी, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी इन द पिग आयरन।
कि मैक्सिमम एक्सटेंट में कौन सी इम्प्योरिटी होती है हमारे पास, तो वो हमने टेबल बनाया था लास्ट क्लास में और देखा था हमारे पास कास्ट आयरन और पिग आयरन को हमने एक में कैटेगराइज कर दिया था और दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे में हमने किया था वो कौन सा था वो रोट आयरन था, नहीं हाँ रोट आयरन था, और तीसरे में हमारे पास था स्टील, है ना। तो फिर स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ की थी और हमें पता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती थी वो हमारे पास थी पिग आयरन में, दैट इज़ 2 to 4.5% ऑफ द कार्बन, है ना, वही किया था। और इसमें था नॉट मोर देन 0.5% था हमारे पास रोट में, ठीक है। और जो हमारे पास ये था कास्ट और पिग आयरन, उसका क्या था 2 to 4.5 के अंदर अंदर ही लाई करते हैं। तो इन सभी को हम आपस में डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे करते थे, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे। तो इसलिए हमारे पास 17th की सी ऑप्शन है, दैट इज कार्बन। अब देखो हमारे पास आता है 18th और इसमें क्या बोला गया है, कॉपर पायराइड्स इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर। जब हम कॉपर पायराइड्स को करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा ही हुआ है, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में किया था कि CuFeS2 है, जब हम इससे करवाते हैं वो मतलब कि एयर की प्रेजेंस में हमारे पास ये बन जाता है। अब चाहिए तो हमें कॉपर से मतलब है, लेकिन FeO फालतू का आ गया है, तो FeO को रिमूव करवाने के लिए हम क्या डालते हैं कि जो हमारे पास स्लैग बन जाती है, ठीक है। तो अभी देखो FeO है किस टाइप का, तो FeO ये है हमारे पास मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, बेसिक। और जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज एसिडिक, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हम कोई एसिडिक चीज़ डालेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कुछ छोड़ दिया हुआ है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइड जो है वो किसका होना चाहिए, नॉन मेटल का। तो अब नॉन मेटल इनमें से कौन कौन सी है, देखो कैल्शियम तो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो कैल्शियम वाली एग्जाम्पल मतलब कैल्शियम वाली ऑप्शन तो दोनों गई। हमारे पास लाइमस्टोन लिखा हुआ है, तो लाइमस्टोन हमें पता है CaCO3 भी किस में टूटता है, CaO और Ca2, तो ये भी हमारे पास कौन सा है, मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक। तो बेसिक तो हमने यहाँ पे लेना नहीं, हमने लेना एसिडिक। तो हमारे पास A या C ऑप्शन बची, लेकिन हमें पता ही है क्या होती है, एसिडिक, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, A, यानी कि एसिडिक फ्लक्स। अगर यहीं आपको FeO की जगह कुछ और दिया होता, कुछ मान लीजिए और दिया होता और वो हमारे पास एसिडिक होता, फिर हमने कौन सी फ्लक्स डलवानी थी, उसको स्लैग बनवाने के लिए बेसिक डालते। तो वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा दिया। अब इसको बदल बदल के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। अब देखो 19th का थोड़ा सा ध्यान से देखना। कास्ट आयरन और पिग आयरन मैंने आपको बोला है कि एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों सेम है। देखो जो आपको ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, जैसे मैंने बोला कि Fe2O3 को आप डालते हो, दो चीज़ें वो डालते हो, तो आपके पास क्या मिल जाता है, आपको आयरन मिल जाता है। लेकिन वो आयरन प्योर फॉर्म का नहीं होता है, वो हमें पता है कि हमें मिलेगा क्रूड का, है ना। तो क्रूड फॉर्म भी कौन सी होती है, हमने 3 फॉर्म पढ़ ली कार्बन कंटेंट के बेसिस पे। तो वो जो क्रूड फॉर्म होती है वो हमारे पास पिग आयरन की होती है। और पिग आयरन और कास्ट आयरन वैसे तो हमने कैटेगरी वाइज सेम ही पढ़ा है, लेकिन पिग आयरन में हमारे पास जो कार्बन कंटेंट होता है वो हमारे पास अबाउट 3% होता है, ठीक है। पिग आयरन में हमारे पास कार्बन कंटेंट अबाउट 3% होता है, लेकिन जो 3% है वो 2 to 4.5% के अंडर लाई करती है। इसीलिए हम इसको कास्ट आयरन और पिग आयरन को ऐसे एक जैसे ही मानते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में अगर हमें पिग आयरन और कास्ट आयरन अलग अलग नहीं दिया होता तो हम इन दोनों में से कुछ भी मार्क कर लेते। जैसे अगर पिग आयरन अकेला दिया हुआ है तो पिग आयरन को मार्क कर देंगे, और अगर कास्ट आयरन अकेला दिया हुआ है, पिग आयरन की ऑप्शन ही नहीं है, तो कास्ट को मार्क करके आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसका मतलब एग्जामिनर हमारी नॉलेज चेक करना चाहता है क्या हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पिग आयरन। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारे पास 20th, और 20th तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो क्या है कि इसमें रोस्टिंग प्रोसेस होती है सल्फाइड के लिए। तो पहली ऑप्शन देखो क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट किसके लिए होते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्मेल्टिंग की। थर्ड ऑप्शन है सल्फाइड ओर्स की, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, रोस्टिंग। और डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट किस में होते हैं हमारे पास, कैल्सिनेशन में। तो इसकी ऑप्शन नंबर अब आपके पास कौन सी हो गई, सी की, ठीक है। तो इसी के साथ असाइनमेंट 2 का भी पड़ता है भोग। अब ध्यान से सुनो, अब आपके होंगे 2 टेस्ट मेटलर्जी के, ठीक है। तो अभी जो
टेस्ट दोगे उसको एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना पहले थ्योरी, और उसके बाद मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और आप बहुत से अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। अच्छा टेस्ट देना, उसके बाद हम वीडियो सोल्यूशन में सब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो जिसका कोई क्वेरी वगैरह होगी या कुछ नहीं पता चला होगा तो आप वीडियो सोल्यूशन से देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से प्रेपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।